हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं हूँ आपका अभिषेक सर। चलिए स्टूडेंट, आज का साइंस क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि क्लास 9 का है। चैप्टर 1, हमारे आसपास के पदार्थ। उसमें हम लोग गैसीय अवस्था के बारे में आज की वीडियो में जानेंगे। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है। उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। क्रियाकलाप 1.11। 100 ml के 3 सिरिंज लें और उनके सिरे को रबर के कॉर्क से बंद कर दें, जैसा कि चित्र 1.4 में दिखाया गया है। सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा लें। पहले सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरे में जल और तीसरे में चॉक के टुकड़े भर दें। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दें। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें। स्टूडेंट देखें, ये चित्र 1.4 में ये सिरिंज है और ये वाला भाग जो है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये पिस्टन है। तो इसमें क्या कहा गया है कि आप 3 सिरिंज लें और एक में हवा ही रहने दें, सिर्फ उसमें कुछ नहीं आपको डालना है। दूसरे में आप जल लें और तीसरे में चौक का टुकड़ा। ऐसा इसलिए किया गया है कि जैसा कि स्टूडेंट हम लोग जान गए कि पदार्थ की 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और एक हम लोग आज जान रहे हैं गैस। तो हवा रहने देने का मतलब है कि वह गैस को दिखाएगा। दूसरा जल वह द्रव को बताएगा और चौक ठोस के लिए। तो पिस्टन के द्वारा जब हम लोग इसको संपीड़ित करने की कोशिश करेंगे तो पिस्टन से दबाएंगे। संपीड़न करना मतलब उसे दबाना, दबाव बनाना। तो देखेंगे कि किसमें जो है हमें आसान होता है संपीड़ित करना। तो जहाँ जिसमें हवा रहेगा वो क्या होगा, बहुत जल्दी से संपीड़ित हो जाएगा। उसे पानी में वह थोड़ा समय लगाएगा और चौक को संपीड़ित करना काफ़ी मुश्किल होगा इन तीनों की अपेक्षा, इन दोनों की अपेक्षा। देखिए आगे क्या है। आपने क्या देखा, किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया। अपने प्रेक्षण से आपने क्या अनुमान लगाया। तो हमने स्टूडेंट यही देखा कि जो गैस है उसे संपीड़ित करना सबसे सरल था द्रव और ठोस की अपेक्षा। हमने देखा कि ठोसों एवं द्रव की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। क्योंकि स्टूडेंट, गैसों को संपीड़ित करना बहुत ही आसान होता है, इसलिए जो हम घरों में एलपीजी गैस उपयोग में लाते हैं, जिसको कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, इनमें जो गैस भरी जाती है उन गैसों को संपीड़ित किया जाता है। मतलब काफ़ी प्रेशर से उनकी कणों कणों को, उनके बीच के कणों को पास ले आया जाता है और जिससे कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गैस भर सके। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, जिसे बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, का उपयोग होता है। संपीड्यता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। जैसे कि स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि जब कोई
रसोई घर में खाना बना रहा होता है और हम कहीं दूर बैठे हुए होते हैं, तो हम वह रसोई घर से आने वाली खुशबू से हम पता लगा लेते हैं कि घर में क्या बन रहा होगा, कि रसोई घर में क्या बन रहा होगा। हमें उसका अंदाज़ा चल जाता है, क्योंकि वो जो महक है वह वायु के द्वारा होते हुए हमारी नाक तक पहुंच जाती है। और वह, क्योंकि गैस में विसरण करने की क्षमता होती है, उसने उस महक को विसरित कर लिया, जिसमें वह महक जो था उस वायु में घुल गया और उसकी वायु के सहारे वह हमारी नाकों तक पहुंच गया। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं, जैसा कि अभी तुरंत हमने डिस्कस किया था, और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के विसरण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। जैसा कि स्टूडेंट हम देख सकते हैं यहाँ पे, जो ठोस है जिसमें ए में दिखाया गया है, इसके कण जो होते हैं वो आपस में काफ़ी सटे हुए रहते हैं। इनमें रिक्त स्थान काफ़ी कम है। उसकी तुलना में द्रव में देखें, इनके कण काफ़ी दूर दूर है, जिससे हमें पता चलता है कि द्रव के कण जो होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान ज़्यादा होता है। वहीं गैस का अगर हम कणों की बात करें, तो इनके कण आपस में काफ़ी दूरी लिए होते हैं, जिसके कारण से इसमें विसरण काफ़ी ज़्यादा संभव हो पाता है। यही वजह है कि जो खाना रसोई घर में बन रहा था, उनके कण जो हैं वह वायु के साथ बहुत जल्दी विसरित हो गए, क्योंकि इनमें रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा था। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है चित्र 1.5 में। ए बी तथा सी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के कणों का योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण है। तीनों अवस्थाओं में कणों की गति को देखा जा सकता है और इनकी तुलना की जा सकती है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इसमें जैसा कि हमने स्टूडेंट यहाँ पे देखा था कि जब भी कोई भी गैसीय अवस्था में कणों को देखा जाता है, तो उनके बीच में रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है। इनके कण जो होते हैं वो, उनकी गति जो होती है अनियमित होती है। अनियमित का मतलब यह हुआ वो कि कोई भी कण कहीं भी जा सकता है। उनका जो मूवमेंट होता है, गतिशीलता होती है, वो कहीं भी वह गति कर सकता है और काफ़ी तीव्र होती है। उनकी गति तीव्र भी बहुत ज़्यादा होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। बर्तन की दीवार पे गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। इसमें ये कुछ प्रश्न है, अब चलिए इसको आगे देखते हैं। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है: ठोस, द्रव और गैस। ठोस बर्फ, द्रव जल, और गैस अवस्था जब हम उसे उबाल देते हैं और उसका वाष्पीकरण हो जाता है, तो वह गैसीय अवस्था में आ जाता है। इस तरह से हम देखेंगे कि जो जल है वह अपनी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस जैसे बर्फ, द्रव जल, गैस जलवाष्प। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ की कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हम इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? जैसे कि स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि जैसे ही पदार्थ अपनी अवस्था को बदलता है, तो क्या उनके कणों का प्रभाव भी बदल जाता है? क्या उनके, जैसे कि हमने देखा था ठोस में जो कण होते हैं वो काफ़ी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनके बीच में रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है। जैसे ही वह द्रव में आते हैं, तो उनके कणों का जो है रिक्त स्थान वह बढ़ जाता है और कण जो होते हैं वह एक दूसरे से ज़्यादा दूरी पर हो जाते हैं। वहीं गैसीय अवस्था में कण जो होते हैं वे काफ़ी दूरी
बनाए रहते हैं और उनमें उनकी गति भी अनियमित भी होती है और काफ़ी तीव्र भी होती है। तो इस यही पूछा जा रहा है, क्या अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ की कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चलिए इसका आगे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, क्या होता है जब पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन लाता है। तापमान परिवर्तन का प्रभाव। जब किसी पदार्थ पे तापमान यानी हीट उसे गर्म किया जाता है तो उसका क्या प्रभाव होता है उसे देखते हैं। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें एवं चित्र 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा हो। ये चित्र 1.6 है। इसके अनुसार से ये कांच की छड़ है, इसमें थर्मामीटर को ऐसे लटकाया गया है कि वह बर्फ के टुकड़े को, उसका जो बल्ब है वो बर्फ को छू रहा है। ठीक है। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर लें। तो अभी क्या है, बर्फ हमने लिया है और बर्फ का टुकड़ा यहाँ पे रखा हुआ है, थर्मामीटर इधर रखा हुआ है और कांच की छड़ से इसे मिलाया जा रहा है। तो गर्म करने के बाद जैसे ही बर्फ़ पिघलने लगेगा, हम देखेंगे कि बर्फ़ कितने डिग्री तापमान पर पिघलना शुरू हुआ और हम उसे नोट कर लेंगे। जब संपूर्ण बर्फ़ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें। जब बर्फ़ जो कि ठोस था वह जब जल के रूप में सारा बर्फ़ बदल जाए तो देखेंगे कि यह कितने डिग्री पे जल में परिवर्तित हो गया। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें जब तक जल उबलने ना लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नज़र रखें रहें जब तक कि अधिकतर जलवाष्प न बन जाए। जल के द्रव अवस्था में से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। और जैसे हम लोगों ने बर्फ़ से जल में परिवर्तित होने का तापमान नोट किया था, ठीक उसी प्रकार इस बार जल से जलवाष्प में बदलने की तापमान को भी नोट कर लेंगे। माफ़ कीजिएगा। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे ही हम ठोस के तापमान को बढ़ाते हैं तो उनके कणों के बीच में गतिज ऊर्जा, जैसे गति उनकी बढ़ जा रही है, तो उनको कहते हैं, जो उनके कणों के बीच की जो गति बढ़ती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे ही हम तापमान को बढ़ाते हैं तो ठोस के अंदर के जो कणों की गतिज ऊर्जा होती है वह बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। जो ऊष्मा के द्वारा, उस गर्मी के द्वारा वो जो हीट किया जा रहा था नीचे से, तो उसके द्वारा जो ऊर्जा मिला जो उस ठोस के कणों को, तो उनके बीच का जो आकर्षण बल था, जैसे कि एक कण दूसरे कण को एक दूसरे से सटा हुआ था, मतलब कि एक दूसरे को रोक के रखा था। उनके बीच में दो कण तभी बीच में आपस में रहेंगे सटे हुए जब उनके बीच में आकर्षण बल होगा। और जैसे ही हम लोगों ने तापमान बढ़ाया तो उन दोनों कणों के बीच का जो आकर्षण बल था, जो कि उन्हें एक साथ रखे हुए था, वह जो होता है उस आकर्षण बल को तोड़ देता है और वह आकर्षण बल को भी पार कर जाता है उनका कण। और ऐसी स्थिति में जैसे ही वह कण एक दूसरे से ज़्यादा अलग होगा तो ठोस में जैसे हमने देखा था कि कण जो होते हैं वह एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं और तापमान बढ़ते ही उनकी जैसी गतिज ऊर्जा बढ़ती है वो दोनों कणों के बीच का आकर्षण बल समाप्त हो जाता है। आकर्षण बल को वो पार कर लेते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और जैसे ही वो अलग हो गए तो हमने क्या देखा था कि जो द्रव होते हैं उनके कण जो होते हैं वह एक दूसरे से दूरी बनाए होते हैं। उनके कण में आपस में दूरी अधिक होती है ठोस की अपेक्षा। और जैसे ही वह दूरी अधिक हुई ठोस द्रव में परिवर्तित
हो जाता है। सेम क्रिया वही होगा जब वह गैस में परिवर्तन होगा। अत्यधिक तापमान फिर से अगर हम जब जल को गर्म करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसमें वाष्प निकलता है। तो जब वाष्प निकलता है तो फिर से उसके कणों के बीच में परिवर्तन हो जाएगा। जो जल में कितनी आकर्षण बल था, जिसको ठोस के आकर्षण बल से उन्होंने पार कर लिया था, फिर से तापमान में वृद्धि होने के बाद फिर से उनकी बीच की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और इस बार जो कण है वह जितनी दूरी पे था और दूरी पे ले लेगा। अत्यधिक दूरी, उनके बीच की दूरी और अधिक हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, जो जल था द्रव अवस्था से वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। जैसा कि हमने स्टूडेंट देखा था कि गैसीय अवस्था में जैसे ही कोई पदार्थ परिवर्तित होता है उनके कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, कणों की गति अनियमित हो जाती है और उनकी गति काफ़ी तीव्र हो जाती है। इस तरह से पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तापमान में वृद्धि की वजह से। चलिए आगे देखते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघल करके द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आया, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक होता है। यानी ठोस द्रव बन जाए तो वह क्या कहलाता है, गलनांक। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। ठोस का जो गल रहा है गलनांक है वह कणों के बीच के आकर्षण बल का सामर्थ्य, यानी कि अगर कण जो हैं वह एक दूसरे से काफ़ी मजबूती से जुड़े हैं तब वह पदार्थ क्या है, उस अवस्था में ठोस है वो। और जैसे ही उनके आकर्षण बल कमज़ोर होता है, वह टूटता है, कण एक दूसरे से दूर चले जाते हैं तो वह उनका सामर्थ्य क्या होता है, घट जाता है, जिसके वजह से वह ठोस पिघल करके द्रव में बदल जाता है। तो यही कहा जा रहा है कि जो ठोस का गलनांक है उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। ठीक है, सामर्थ्य उसकी मजबूती को, उसकी स्थिति को दिखाता है। बर्फ का जो गलनांक है वह 273.16 केल्विन है। बर्फ का गलनांक याद रखेंगे स्टूडेंट, बर्फ का गलनांक कितना है, 273.16 केल्विन। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन संगलन भी कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि ठोस से जब कोई पदार्थ पिघल करके द्रव बन जाता है तो वह उसका गलनांक कहलाता है और इसी प्रक्रिया को संगलन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को गलनांक व संगलन दोनों कहते हैं। किसी ठोस की गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है। अगर कोई ठोस जो होता है उसका जो गलना है, गलने की प्रक्रिया चल रही है तो वह, उसमें तापमान समान रहता है तो वह उसमें ऊर्जा आखिर कहाँ जाती है, तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो प्लीज़ इसे दोस्तों में शेयर भी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।